जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मध्य भारत के इतिहास, और मध्य भारत के इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मैंने आप लोगों को गुलाम वंश और खिलजी वंश पढ़ा दिया है लास्ट वीडियो में। आज हम लोग चालू कर रहे हैं तुगलक वंश, जिसका शासनकाल है 1320 से 1414 तक। तो याद रखिएगा, तुगलक वंश जिसका शासनकाल क्या है, 1320 से 1400 शासन तक। इसके बारे में कुछ जानते हैं पहले। तुगलक वंश, याद रखिएगा, इस वंश का संस्थापक है गाजी मलिक। संस्थापक था गाजी मलिक। तो गाजी मलिक क्या है? गाजी मलिक इस वंश का संस्थापक है। आगे यदि बात किया जाए तो याद रखिएगा, इस वंश के दौरान इस काल में ये जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। सर्वाधिक विस्तार प्लस सर्वाधिक विघटन भी हुआ है। क्या हुआ है? सर्वाधिक विघटन। तो दोनों चीज हुआ है, सर्वाधिक विस्तार हुआ है प्लस सर्वाधिक विघटन भी इसी वंश के दौरान हुआ है, तुगलक काल में। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो गाजी मलिक है, इसके पिता, गाजी मलिक के पिता जो है, ये थे आपके कराना तुर्क। गाजी मलिक के पिता ये थे आपके कराना तुर्क। कराना नामक जगह था तुर्क में, वहाँ के थे, है ना। इसलिए इसको कराना वंश के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि इसको कराना वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश कहा जाता है? कराना वंश। तो याद रखिएगा, संस्थापक गाजी मलिक। ठीक, दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विघटन हुआ। तीसरा क्या बता रहा हूँ मैं, ये जो गाजी मलिक के पिता थे, ये क्या थे? कराना तुर्क, मतलब कराना तुर्क थे। कराना एक जगह का नाम है, ठीक है, इसलिए इसको कराना वंश भी कहा जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा एक और बात, कि सबसे लंबे समय तक शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर। सबसे लंबे समय तक शासन, है ना, कहाँ? दिल्ली सल्तनत पे। आप देख सकते हो 1320 से लेकर 1414 तक लगभग 96 वर्ष इन्होंने क्या किया है? शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर। तो याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार इस वंश में टोटल 9 शासक हुए हैं, कुल 9 शासक। ठीक है, अब ये जो कुल 9 शासक हुए हैं, इस 9 शासक में अपने को पढ़ना केवल 3 है। पढ़ना केवल 3 है। एक है आपका क्या? गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा पढ़ना है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। और एक आपका पढ़ना है क्या? फिरोज शाह तुगलक। तो इन 3 के बारे में पढ़ना है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मतलब ये 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, बाकी आपको अदर के बारे में नहीं जानना है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, चालू करते हैं। तो आपका पहला कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है जी, गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासन का समय है 1320 से 1325। ठीक है जी, याद रखिएगा। फिर 25 से मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है, जो 51 तक शासन करता है ना। इंपॉर्टेंट शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक, इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे? एक तो कुछ बातें जान लो कि गाजी मलिक जो था, है ना, गाजी मलिक मैं बता चुका हूँ। जफर खां, गाजी मलिक, अलाउद्दीन खिलजी के समय पश्चिमोत्तर मंगोलों से आक्रमण के लिए इनकी क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी। तो ये वही गाजी मलिक है जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। ठीक है, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या करता है? गद्दी पर बैठता है।
साथ में ये काफिर की उपाधि धारण करता है। काफिर, याद रखिएगा, काफिर की उपाधि। तो काफिर की उपाधि, काफिर है ना, है काफिर की उपाधि धारण किया है एकमात्र सुल्तान दिल्ली सल्तनत का। तो काफिर की उपाधि धारण कर कर क्या करता है, काफिर की उपाधि धारण करता है, गद्दी पर बैठता है। और यह तुगलकाबाद नगर की स्थापना करके इसको राजधानी बनाता है। क्या बनाता है, राजधानी बनाता है। तो याद रखिएगा, तुगलकाबाद नगर की स्थापना करके उसको अपनी राजधानी बनाता है। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है ये गाजी मलिक, जो तुगलक वंश का संस्थापक है, और साथ में काफिर की उपाधि धारण करता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, दो चीज़ में देखेंगे इसको। एक इसका देखेंगे अभियान, और एक दूसरा हम लोग देखेंगे इसका क्या, नीति। ठीक है जी, इस दो पार्ट में पढ़ के देखेंगे, अभियान और नीति। चलिए ठीक है। अभियान की यदि बात किया जाए तो इसका जो अभियान है वो देखा जाए तो 4 अभियान है। ठीक है, एक अभियान है आपका वारंगल का, वारंगल। दूसरा आपका जाजनगर, तीसरा आपका बंगाल, और चौथा है आपका मिथिला। तरबूत है ना, तरबूत एक मिथिला का उस समय जगह को बोला जाता था। चलिए ठीक है, तो ये 4 अभियान है, याद रखिएगा थोड़ा सा। ये जो 2 अभियान है इसको किया है जूना खान ने। जूना खान जो इसका क्या है, पुत्र है, और इन दोनों का अभियान को इसने स्वयं किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो 2 अभियान है वारंगल और जाजनगर का, इसको इसके पुत्र जूना खान ने किया इसके शासन के समय में। ठीक है, और ये 2 अभियान है बंगाल का और किसका, एक जो आपका है मिथिला का। तो इस दोनों अभियान को इसने क्या किया है, तो इस दोनों अभियान को स्वयं किया है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा इनकी। देखिए, वारंगल की बात किया जाए तो वारंगल का शासक इस समय कौन है, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव, ठीक है जी। तो याद रखिएगा ये जो प्रताप रुद्रदेव था ये द्वितीय है। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ये क्या था, वारंगल का उस समय शासक था। प्रथम आक्रमण किया, असफल रहा। प्रथम आक्रमण असफल। ठीक है, तो जौना खां का प्रथम आक्रमण असफल रहा, और फिर द्वितीय आक्रमण इसने किया, और द्वितीय आक्रमण में क्या रहा, सफल रहा। द्वितीय आक्रमण में सफल रहा, और उसके बाद इसको जीत कर वारंगल को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को देखो अलाउद्दीन खिलजी के काल में क्या हुआ है, जीता गया है साउथ को या खिलजी वंश में, लेकिन मिलाया नहीं गया है। लेकिन इस काल में क्या हुआ, दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में शासन किया गया, प्रत्यक्ष शासन किया वहाँ। उसी को बोला जा रहा है कि जूना खान ने वारंगल को जीतने के लिए, जहाँ का शासक क्या था, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था, आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण में यह असफल रहा, वापस आ गया, और फिर से अभियान किया, और इस बार क्या रहा, विजित रहा। उसके बाद इसने उड़ीसा अभियान किया, उड़ीसा के जाजनगर का अभियान किया, इसको जीता और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, है ना। सल्तनत में क्या कर लिया, मिला लिया, सल्तनत में मिलाया। ठीक है, और इसको भी जीतने के बाद सल्तनत में क्या कर लिया, मिला लिया गया। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत में इन दोनों को जीत कर क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक, तो याद रखिएगा ये दोनों अभियान किसने किया है, जूना खान ने किया है। इसमें प्रथम आक्रमण में असफल रहा था, द्वितीय बार आक्रमण किया, सफल रहा, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। जाजनगर जो उड़ीसा में है, पुरी का जो जगह है उसी को जाजनगर बोला जाता है, पुरी वाला स्थान को, तो वहाँ को आक्रमण किया, जीता और उसको भी शामिल कर लिया। इसके बाद ये जो गयासुद्दीन तुगलक है स्वयं गया बंगाल के अभियान में, और बंगाल को विजित किया, बंगाल पे अभियान पे गया, और बंगाल को उसने क्या किया है, जीता है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा बंगाल को क्या किया, जीता। ठीक है, तो बंगाल पे अभियान पे गया और बंगाल को इसने क्या किया, जीता। चलो, अब इस बंगाल से जब वापस आ रहा था, वापस, तो वापसी में
इस मिथिला को भी जीता, मिथिला को जीता, है ना। तो याद रखिएगा, मीन्स पूर्वी बिहार। तो प्रथम सुल्तान है जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्वी बिहार तक किया, जिसने पूर्वी बिहार को क्या किया, अपने नियंत्रण में लिया, ऐसा प्रथम सुल्तान है। तो यह अभियान क्या किया है, जब ये स्वयं बंगाल का अभियान करने गया, बंगाल में आक्रमण किया, बंगाल को विजिट किया, और बंगाल से जब वापस आ रहा था तो इस वापसी के दौरान इसने क्या किया, मिथिला को जीता। ठीक है जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, अब एक यहाँ पर स्टोरी है, बंगाल से वापस दिल्ली आने तक के बीच का स्टोरी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बंगाल से क्या करता है, ये बंगाल से आएगा दिल्ली। ठीक है, बंगाल से कहाँ आ रहा है, दिल्ली। ठीक, और इसी बीच में इसने क्या कर दिया, मिथिला को जीता, मिथिला को जीता। ठीक है, अब आपको याद रखना, निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन का मतभेद था। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिए, किस शासक का निजामुद्दीन औलिया के साथ मतभेद था, तो वो है आपका गयासुद्दीन तुगलक। अब क्या है कि गयासुद्दीन तुगलक, इसका स्टोरी क्या है, पृष्ठभूमि इसका क्या था, मतभेद था। तो मतभेद क्या था, किससे था, तो निजामुद्दीन औलिया से, निजामुद्दीन औलिया से इसका क्या था, मतभेद था। अब निजामुद्दीन औलिया से मतभेद क्यों था, तो मैं आपको बताया हूँ कि जो आपका खुसरो शाह था, खिलजी वंश का शासक खुसरो शाह, इसके बारे में बताया था, याद रखिएगा। इसने क्या किया था, बहुत सारा राजकोष से क्या किया था, दान किया था, राजकोष से दान दिया था, और इसी दान में इसने औलिया को क्या किया था, 5 लाख टका प्रदान किया था। कितना, 5 लाख टका। मैं क्या बताया, जो खुसरो शाह था, इस खुसरो शाह ने अपने शासनकाल में, मैं बताया हूँ लास्ट वीडियो में, कि बहुत ज़्यादा दान दिया था। इसी दान के चक्कर में इसने क्या कर दिया था, 5 लाख टका का दान इसने निजामुद्दीन औलिया को प्रदान किया। जब ये फिरोज शाह जब ये गयासुद्दीन तुगलक शासक बना, तो इसने क्या किया, जितना भी दान में दिया गया था उसको वापस लिया। जितना भी दान में खुसरो शाह के द्वारा जो दान दिया गया था, इसको वापस मांगा। और जब इसने इससे मांगा निजामुद्दीन औलिया से, तो इसने मना कर दिया, बोला कि मैं खर्चा कर चुका हूँ, है ना। तो ये इसी के कारण इसका क्या था, मतभेद था। प्लस ये निजामुद्दीन औलिया को पसंद नहीं करता था। ठीक है, दूसरा भी है कि इसका जो तौर तरीका है सूफियों का गाना बजाने वाला, ये तरीका इसको पसंद नहीं आता था, ये समझता था कि ये सब बेकार है करके। तो एक तो दान में जो 5 लाख रुपये इसको मिला था वो वापस नहीं दिया, और दूसरा इसको पसंद नहीं करता था इसके तौर तरीकों से। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा इससे क्या था, मतभेद था। अब जब यह बंगाल से निकला, बंगाल से जब निकला, तो इसी बीच इसने क्या किया, यहाँ संदेश भिजवाया। संदेश किसके लिए संदेश भिजवाया, निजामुद्दीन औलिया के लिए। निजामुद्दीन औलिया के लिए इसने क्या भिजवाया, संदेश भिजवाया। संदेश क्या था कि मेरे दिल्ली आने से पहले तुम दिल्ली सल्तनत छोड़ दो। संदेश क्या था कि दिल्ली आने से पहले, दिल्ली पहुँचने से पहले, दिल्ली पहुँचने से पहले दिल्ली सल्तनत छोड़ दो। दिल्ली सल्तनत छोड़ दो। ठीक है, ये क्या था, इसका ये था। अब इसमें इस निजामुद्दीन औलिया का क्या जवाब था, औलिया का जवाब था, तो इसको भी याद रखिएगा। औलिया ने जवाब दिया था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, हुनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। आप बंगाल में हो, दिल्ली अभी दूर है, हुनूज दिल्ली दूरस्त करके इसने क्या किया था, संदेश भिजवा दिया। इसने भी, उसने संदेश दिया कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम दिल्ली छोड़ दो। इसने बोला पहले तुम दिल्ली तो पहुंचो, दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है, तो हुनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है, ऐसा करके इसने संदेश भिजवाया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जब दिल्ली आ रहा था, तो इसका जो पुत्र था, पुत्र कौन है, इसका पुत्र है जूना खां। इस जूना खां ने क्या किया, अफगानपुर में, दिल्ली के निकट ही एक जगह है अफगानपुर, अफगानपुर में स्वागत के लिए लकड़ी का महल बनवाया। किसका महल बनवाया, लकड़ी का महल। ठीक है, लकड़ी का महल बनाया।
अब हुआ क्या है, घटना सुन लो, अब सबको लिखूंगा मैं नहीं, आपको लिखना है। लेकिन इसने क्या किया, जब बंगाल से वापस आ रहा था ये, तो इसके पुत्र जुना खां ने अपने पिता के स्वागत के लिए अफगानपुर में क्या कराया था, एक लकड़ी के भवन का निर्माण कराया था। ठीक है। और जब ये अभियान पे गया था जाजनगर और वारंगल, तो वहाँ से अपने साथ हाथी भी लाया था। कौन? जुना खां। तो इसने क्या किया, अफगानपुर में जब इसके पिताजी आए तो पिताजी को क्या किया, वहाँ स्वागत किया। और उसी स्वागत के दौरान, चलिए हाथी दिखाता हूँ आपको करके, हाथी जो लाया था ये अभियान के वारंगल और जाजनगर से, तो उस वहाँ से जो हाथी लाया था उस हाथी को दिखाने के बहाने ले गया। और ना बोला जाता है कि ये लकड़ी के महल को इस तरीके से बनाया गया था कि हाथी जहाँ भी थोड़ा सा हिलते डुलते तो पूरा लकड़ी का महल गिर जाता, ऐसा सेटअप बैठाया गया था। ठीक है। तो हाथी हड़बड़ाए, थोड़ा सा हिले डुले और वो लकड़ी का महल पूरा गिर गया। और उस महल में दबकर जुना खां के भाइयों और इस शासक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। स्टोरी समझे मैं क्या बोला? स्वागत के लिए अफगानपुर में दिल्ली का लकड़ी का महल बनवाया। जब वो आया तो महल में स्वागत किया और उसी दौरान उस महल के गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। बस इतना लिख लो। ठीक है। अब हाथी दिखाए, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं स्टोरी बता दिया। ठीक है। तो लकड़ी के महल में क्या हुआ, स्वागत कर रहा था, उसी दौरान यह महल गिर गई और इसकी मृत्यु हो गई। बोला जाता है कि ये जुना खां का षड्यंत्र था मारने के लिए इसको। ठीक है। और ये जुना खां जो था, ये निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य बन गया था। ठीक है। ये जो जुना खां था, ये निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य बन गया था। इस प्रकार क्या हुआ, ये गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसने जो संदेश भिजवाया था, जिसका जवाब दिया था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यह बात सत्य हुआ। मतलब वो दिल्ली आ नहीं पाया, सीधे अफगानपुर गया, वहाँ स्वागत हो रहा था, तो सोचा फिर अब दिल्ली जाएंगे स्वागत होने के बाद, लेकिन वहीं उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर क्या बताया कि स्टोरी बता दिया, और मैं बताया कि अपने को पढ़ना क्या है इसमें, अपने को पढ़ना है दो चीज़। एक पढ़ना है इसका क्या, अभियान, और दूसरा पढ़ना है इसकी क्या, नीति। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसकी नीति पर। इसकी नीति क्या थी, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसको भी, नीति। तो इस नीति में इसने क्या किया, तो इसने क्या किया, दान में दिए गए भूमि को वापस ले लिया खुसरो शाह के द्वारा। ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, तो अमीर एवं उलेमाओं को, अमीर और उलेमाओं को भूमि वापस की। अब भूमि वापस की तो कौन सा वापस कर रहा है भूमि, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने ले लिया था। मैं आपको बताया था वक्फ एवं मिल्क, है ना, वक्फ और मिल्क भूमि जो अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले लिया था, उस भूमि को अमीर एवं उलेमाओं को क्या कर दिया, वापस कर दिया लो करके। ठीक है। इसके बाद इसने क्या की, इसको वापस कर दिया। साथ में क्या किया, इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत की, पुनः शुरुआत। इक्तादारी जो प्रथा था, इक्तादारी प्रथा की क्या की, पुनः शुरुआत कर दी, पुनः शुरुआत की। तो याद रखिएगा, इक्तेदारी प्रथा की पुनः शुरुआत की। ठीक है। और इसने आदेश दिया, आदेश भी दिया कि किसी भी इक्ता में, किसी भी इक्ता में, इक्ता में, किसी भी इक्ता के राजस्व में, के राजस्व में एक वर्ष में 1/10 से 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं होगी, अधिक की वृद्धि नहीं होगी। तो याद रखिएगा। ठीक है। तो इसने क्या किया, अमीर और उलेमाओं को भूमि वापस कर दिया। अब वापस कर दिया तो फिर से उनको इक्तेदारी मिल गई और इक्तेदारी प्रथा फिर से प्रारंभ हो गई। इसने आदेश दे दिया कि भाई देखो, किसानों का शोषण मत करना, किसी भी इक्ता में एक वर्ष में 1/10 से 1/11 से ज़्यादा का कर वृद्धि मत करना। ठीक है। साथ में इसने क्या किया, इसका जो नीति थी वो थी कि कृषि उत्पादन में वृद्धि कर, कृषि उत्पादन में वृद्धि कर, राजकीय आय को बढ़ाना, राजकीय आय को बढ़ाना। और इस उद्देश्य से इसने अनेक नहरों एवं बागानों का निर्माण कराया। पहला
सल्तनत कालीन प्रथम सुल्तान है जो नहरों का निर्माण करवा रहे हैं। ठीक है, तो बगानों का क्या करवाया, निर्माण कराया। ठीक है जी, तो इसने निर्माण करा दिया। इसके समय का ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, इसने ना डाक व्यवस्था को एकदम सुदृढ़ किया था, मजबूत डाक व्यवस्था निर्मित कराया था। तो याद रखिएगा, इसकी समय की डाक व्यवस्था सुदृढ़ थी। प्रत्येक 3/4 मील पर क्या होता था, डाकिया होता था, जो क्या करता था, डाक को एक दूसरे जगह सप्लाई करते रहते थे। एक दिन में बोला जाता है 600 से 700 मील तक डाक क्या होता था, इतनी दूरी तय करता था। तो इसके समय की डाक व्यवस्था सुदृढ़ थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि डाक व्यवस्था क्या थी, सुदृढ़ थी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, डाक व्यवस्था किसके समय की सुदृढ़ थी कहते। तो डाक व्यवस्था क्या थी, बहुत ही सुदृढ़ थी, बहुत मजबूत डाक व्यवस्था इसने क्या किया, बनाया। चल, एक लास्ट पॉइंट और याद रखिएगा इसके समय का, वो ये है कि हिंदुओं के प्रति इसकी नीति कठोर थी। हिंदुओं के प्रति इसकी जो नीति थी वो क्या थी, कठोर थी। अब कैसे कठोर थी भाई, तो बोला जा रहा है कि इसने आदेश दे दिया था, आदेश कि हिंदुओं को ना ही अमीर बनने दो, ना ही क्या करने दो, उनको अमीर बनने दो, धन का संचय मत करने दो, है ना, ये आदेश। और दूसरा क्या बोला, इतने गरीब भी मत बनने दो कि वो क्या करने लगे, कृषि कार्य करना छोड़ दे। तो याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा आदेश क्या दिया है, इतने गरीब भी मत होने दो कि ये क्या करे, कृषि कार्य करना छोड़ दो। तो याद रखिएगा इसको भी, है ना, बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हिंदुओं के प्रति इसने जो नीति थी वो कठोर थी, है ना। आदेश निकाल दिया था कि भाई हिंदुओं को ज़्यादा अमीर बनने नहीं देना है, और दूसरी तरफ इतना भी उनका शोषण नहीं करना है, इतना भी गरीबी स्थिति में नहीं लाना है कि वो क्या कर दे, कृषि कार्य करना छोड़ दे। तो ये इनकी नीति थी, थोड़ा सा याद रखिएगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि कर राजकीय आय को बढ़ावा देना चाहता था, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इक्तेदारी प्रथा की पुनः शुरुआत कर दी। साथ में जो बताया कि आदेश की समीक्षा में इतना कर में वृद्धि नहीं होना चाहिए। डाक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, और कृषि उत्पादन में वृद्धि करके जो आय बढ़ाना था इसके लिए इसने क्या किया, नहरों और इसका क्या कर दिया, निर्माण कराया था। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ बस मैं बताया कि पुत्र जुना खां ने क्या किया था, अफगानपुर में क्या किया, स्वागत के लिए लकड़ी का महल बनवाया, और इसी महल के गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। कब, 1325 में, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, बढ़िया शोक मनाया 40 दिन तक, और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको इतिहास का क्रूर, रक्त पिपासु, पागल इत्यादि शासक बोला जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस पर लेकर आऊँगा, मोहम्मद बिन क्यों इसको असफलताओं का बादशाह कहा जाता है, ये भी आपके लिए जानने के लायक रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे। ओके।